लेकिन सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से काफी डरते हैं। ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड कॉर्नर लेकर हम आते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है, लेकिन ये काम आपके लिए एक एक्सपर्ट का करता है, तो इससे आपका नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ iFast फाइनेंशियल के डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नेल्सन डिसूजा जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग नेल्सन, अपना पहला सवाल लेते हैं हम। कपिल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मॉर्निंग कपिल, बताइए क्या सवाल है आपका। मॉर्निंग मैडम, मैंने आज तक म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ सोचा, उस पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि मंथली 7 से 10 हजार के बीच में उसमें इन्वेस्ट करूँ। और मेरी डॉटर है अभी जो 2 साल की, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे करीब 25 लाख रुपए चाहिए आज से 15 साल बाद में। ओके, तो आपका इसके बारे में आप मुझे सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल, 15 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए चाहिए और 7 से 10 हजार रुपए प्रति माह लगा सकते हैं। नेल्सन, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? मैं कुछ फंड्स उनको बताना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की तरफ ध्यान दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं। मेरे पास 3 कैटेगरी में आपके लिए फंड्स हैं। आपका जो 7,000 का जो आपने अमाउंट बताया, इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। 3,000 रुपये ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड या DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड इक्विटी फंड में डालें। 2,000 रुपये मिड कैप फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में डालें और 2,000 रुपये मल्टी कैप फंड UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में डालें। तो इन तीन कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर ले और अपनी शुरुआत कर ले। याद रख ले कि ओवरऑल 7 से 8 फंड होने चाहिए और लॉन्ग टर्म की तरफ देख ले। बिल्कुल नेल्सन, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ सुना है और कभी पैसा नहीं लगाया, तो बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें क्लियर आइडिया नहीं है। तो उन्हें क्या क्या चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्या गोल्स क्या सेट करना चाहिए अपने दिमाग में, पैरामीटर्स इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको आपके गोल सेट करने चाहिए। आपको पता लगाना है कि आपको कौन कौन से मेजर गोल्स हैं आपके लाइफ में। उसके बाद आपको ये समझना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। इसके लिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का एक एक्सरसाइज करना पड़ता है, जहां पर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या ज्यादा रिस्क ले पाते हैं कि कम रिस्क ले पाते हैं। ये सब होने के बाद आप आपके कोई भी एडवाइजर के पास जाएं या ऐसे प्रोग्राम्स देखें और फंड सिलेक्शन कर ले। एक बार ये हो गया तो KYC करवा लें। जब आप फंड इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो KYC का प्रोसेस वो बता देते हैं कैसे करना है और वहां पर आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और किस तरह का रिटर्न? तो बस ये सिंपल सा एक शॉर्टकट मेथड है। किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे गोल सेट कर लिया तो 5 से 10 साल में, या अगर बहुत लॉन्ग टर्म नजर है, और रिटर्न्स किस तरह के मिलेंगे? देखिए, मार्केट्स में रिटर्न्स का एक वो प्रोजेक्शन देना बहुत लोग करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि आपको एवरेज इन्फ्लेशन के ऊपर 3 या 4% का रिटर्न मिले टोटल आपके पोर्टफोलियो पे, तो ये आपको लगभग एक ठीक सा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए कभी कभार 80% भी रिटर्न देता है, कभी 15-20% भी देता है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर 3 या 4% का आप रिटर्न का एक प्रेडिक्शन रख लें। तो इन्फ्लेशन से 3 या 4% अधिक आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आज की तारीख में महंगाई मान लीजिए 7 से 8% पे है, तो 10-11% के आसपास के रिटर्न से आपको खुश होना चाहिए। हालांकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो सेंसेक्स ने करीबन 17% सालाना का रिटर्न कमा कर दिया है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बेहतर रिटर्न भी आप कमा सकते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं, नागेश्वर राव। मिस्टर राव, बताइए। तो सर, मैं नागेश्वर राव बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा क्या है कि आई हैव 2 डॉटर्स एंड मेरा दोनों बेटियों का हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा हूँ मैं। ओके। तो मेरा ये डॉटर तो 6 साल की है और मेरे को रिक्वायरमेंट अराउंड 16 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। और सेकंड डॉटर 2 साल का मीन्स आई मे रिक्वायर फॉर सम 20 लाख फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। तो इसके लिए क्या है, मेरा बड़ी बेटी के लिए तो मैं 4 फंड्स में 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सालाना अराउंड 60,000। ओके। वो एक तो HDFC इक्विटी और HDFC प्रूडेंस, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। इसमें ईयरली 60,000 3 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके। और सेकंड मेरा छोटी बेटी के लिए तो अभी शुरू करना है मेरे को। और उसमें क्या है, DSP ब्लॉक का टॉप 200 इक्विटी, टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी एंड DSP ब्लॉक का माइक्रो कैप फंड, ये सेलेक्ट किया था मैं। ओके, ठीक है। तो दोनों सवाल अलग अलग अगर हम देखें, आपने अपनी बड़ी बेटी के लिए ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जहां पर आप 10 साल में 16 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे
कितने पैसे आप सालाना लगा रहे हैं? आपने कहा करीब 60,000 रुपए। 60,000 SIP में मीन्स 48,000 जा रहा है। कभी लमसम एक बार में 10-12 हजार डाल देता हूँ मैं, ऐसा है। ओके, तो पहला सवाल तो जाहिर है कि इनका यही बनता है कि क्या करीब 60,000 रुपए साल के लगा के 16 साल में 16 लाख रुपए 10 साल में इनके हो जाएंगे? मैं उनको महीने का ब्रेकअप देता हूँ। उनकी 2 बेटियां हैं, तो पहली बेटी के लिए जो उन्होंने गोल बनाया 16 लाख वो 10 साल में जुटाना चाहते हैं। इनको यहाँ पर 7,800 रुपये का हर महीने का इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करना चाहिए। यहाँ पर 10% का रिटर्न मिले तो 16 लाख को जुटा पाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 4,000 रुपये हर महीने का पहली बेटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनको 3 से 4,000 रुपये यहाँ बढ़ाना चाहिए। और ये जो फंड्स जो हैं उन्होंने जो चूज़ किए हैं सारे अच्छे फंड्स हैं, कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरी जो बेटी है वहाँ पर 22 लाख 14 साल में वो जुटाना चाहते हैं। यहाँ पर 10% का रिटर्न मिले तो 6,000 रुपये हर मास जो 4 फंड उन्होंने बताए वहां पर आप इन्वेस्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। ये जो दूसरी बेटी का जो पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो लग रहा है। अच्छी बात है क्योंकि लॉन्ग टर्म में एग्रेसिव रहना अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड में उन्होंने पैसे डाले। यहाँ पर चाहे तो थोड़ा बहुत यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं उनका एलोकेशन। ओवरऑल मुझे लगता है कि इनका स्ट्रैटेजी ठीक है, उनको सिर्फ अमाउंट थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बेटी के लिए लगभग 4,000 अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 से 2,000 रुपये थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ईजी हो जाएगा अपने गोल्स को अचीव करने में। ओके, तो ये कुछ चेंजेस आपको करने होंगे अपने पोर्टफोलियो में और उसके बाद आप अपने जो गोल्स हैं वो ज़रूर अचीव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मदरसन सुमी के शेयर पर आप देख सकते हैं 5.25% की तेज़ी, अच्छे नतीजे, एक्चुअली 6% की तेज़ी। अब तो नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने, नतीजों की फिगर्स आपके सामने फिलहाल हाजिर करेंगे। मुनाफा आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बढ़त मुनाफे में दिखी गई है, लेकिन आपके सामने 24 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ पे मुनाफा पहुंचा है। बिक्री भी डबल से अधिक होती हुई नजर आई है और 6% का रिएक्शन उस लिहाज से कुछ कम कहना चाहिए। मदरसन सुमी के काउंटर पे ये उछाल आप आते हुए देख रहे हैं। दूसरी ओर एडलवाइस के भी नतीजे आए हैं जहां पे आमदनी में हल्की बढ़त देखी जा रही है, बल्कि टोटल इनकम जो है थोड़ी कम हुई है, माफ़ कीजिएगा। अगर तिमाही दर तिमाही आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 527 के सामने 506 पे, लेकिन मुनाफा 41.5 करोड़ पे आया है जो 40 करोड़ था, तो 1.5 करोड़ के आसपास मुनाफा बढ़ा है पर आमदनी घटी है। एडलवाइस सिक्योरिटीज़ और एडलवाइस कैपिटल, माफ़ कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 1.5% की तेज़ी के साथ, हालांकि ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप एक HNI हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में, और अब वक्त है जानने का कि अगर आप एक HNI हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नेल्सन हमारे साथ बने हुए हैं। नेल्सन, बताइए आप HNI को कैसे दरअसल डिफाइन करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी में कोई फ़र्क है HNIs के लिए? हाँ जी, HNIs उनको माना जाता है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम पे एक वेल्थ कॉर्पस बनाया हुआ है, जो अपने मेहनत से और अपने लगन से। टेक्निकली आप फॉरेन वर्ल्ड में देखेंगे तो HNIs उनको माना जाता है जो $1 मिलियन के ऊपर जिनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर 1 करोड़ रुपीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको HNIs माना जाता है। फंडामेंटली डिफरेंस HNIs के स्ट्रैटेजी में और बाकी लोगों की स्ट्रैटेजी में ये रहता है कि HNIs ज़्यादातर वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं और बाकी जो HNIs नहीं है वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि HNI ने पहले से पैसे बना के रखे और जो पैसे बनाए हैं उसको और उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना है पहले से, और उस दूसरी बात ये कि जो उन्होंने बनाया उसके ऊपर उनको एक रिटर्न निकालना है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि HNIs ज़्यादा रिटर्न्स की तरफ फोकस करते हैं और कम डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी HNIs के लिए ये बनती है कि उनको एसेट एलोकेशन पहले से करके रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फंडामेंटल सी बात है, HNIs को अपना जो क्रिएटेड वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उनको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में उनको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। HNIs की जो स्ट्रैटेजी होती है उनमें ऐसे एसेट क्लासेस आते हैं जो बाकी आम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे आर्ट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बहुत सारे एग्जॉटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सी बात HNIs को ध्यान में रखनी है कि
टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ज़्यादातर हायर टैक्स ब्रैकेट में नेचुरली आते हैं, इसलिए उनको उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होते हैं तो उनको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। सिंपल सी बात देख लीजिए, फिक्स डिपॉजिट में आप देखें तो जो हाई नेटवर्थ बंदे होते हैं जिनका 30% टैक्स ब्रैकेट होता है, वहाँ पर उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आप FMPs की तरफ देख लें, आप HNI हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करना है डिपॉजिट में, तो यहाँ पर आप एक ऑल्टरनेटिवली FMP की तरफ देख सकते हैं जहाँ पर टैक्सेशन फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। तो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यदि आप HNI हैं। ओके, शुक्रिया नेल्सन ये जानकारी हमें देने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही सौदा आपका में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी टाउन। नमस्कार।